Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So this is 26th of October 2025, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस. संडे का दिन है, बहुत ही प्यारा न्यूज़पेपर आया है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको. आई होप आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे. और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर आपने एक दो वीडियोस देख लिए तो आप कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ द होलसम वीडियो जिसमें सब कुछ कवर करूँगा मैं. और इसके अलावा आपको किस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बताता जाता हूँ. और चूंकि आई हैव बीन सेलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन, सो आई कैन टेल यू इन अ बेटर वे कि किस तरीके से अप्रोच रहनी चाहिए, आंसर राइटिंग की किस तरीके से अप्रोच रहनी चाहिए आपको प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय. तो आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा. लाइक करें. और अभी हमने स्टार्ट किया टारगेट के पहले 2 लाख के सब्सक्राइबर्स हमको अचीव करने, तो उसमें हमारी मदद ज़रूर करें. तो क्या ये टारगेट आप लोग पूरा करने में मदद करवाएंगे? नाउ दिस इज़ अप टू यू, कितना आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं. स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को. उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि नीचे लिंक्स दी हैं कमेंट सेक्शन में. अगर आप पहला कमेंट पढ़ेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल की, जिसमें मैं आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कराने वाला हूं. तो आज जैसे एनालिसिस हो जाएगा तो एक क्वेश्चन मैं आपको आज इसके बेसिस पे दूंगा उस ग्रुप में, तो आप वहाँ पे आंसर राइटिंग अपने आंसर्स भेज भी सकते हैं. तो आप लोग उन ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन कर लें. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चंस के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं. प्रीलिम्स के क्वेश्चन है ये. पहला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड. तो इन कंट्रीज में कौन से 2 लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड में, ये आपको बताना है. ऑप्शंस आपके सामने. ए है अल्जीरिया एंड मोरक्को, बी बोत्सवाना एंड नामीबिया, सी कोट आइडिवोर एंड घाना, एंड डी मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक. अच्छा सवाल है. 2024 में उस साल इकोनॉमिक सर्वे में क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहां से आया था. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी कोट डी आइवोर एंड घाना. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स. अब कुछ स्टेट्स के नाम लिखे हैं. आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा. आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेट्स आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. आपको बताना है इनमें से जनरली इनमें से कितने स्टेट्स को टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कहा जाता है. ओनली 1 स्टेट, ओनली 2 स्टेट, ओनली 3 स्टेट्स, ऑल 4 स्टेट्स. तो यूपीएससी ने जो आंसर की थी उसमें ऑल 4 स्टेट्स था. आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Among the following, which one is the least water efficient crop? इन सारे क्रॉप्स में सबसे कम वाटर एफिशिएंसी किस क्रॉप की है, आपको बताना है. ऑप्शंस आर ए शुगर केन, बी सनफ्लावर, सी पर्ल मिलेट, या डी रेड ग्राम. आपको बिल्कुल पता होगा एक प्लांट इनमें से ऐसा है जिसको हम वाटर गशिंग प्लांट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पानी लगता है उसमें, है ना. तो वही इसका आंसर है. आई होप आप लोग कर पाएंगे. कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, ठीक है. कोट्स ऑफ द डे पे आते हैं. तो कल जो कोट्स अच्छे लगे मुझे, उनमें से पहला था हेमंत मोहंती का कोट था. अ कैट दैट ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ लायन मस्ट लूज इट्स एपेटाइट फॉर रैट्स. नाउ दिस अमेजिंग कोट. मैंने नहीं पढ़ा था पर्सनली बताऊं तो मुझे बहुत प्यारा लगा हेमंत मोहंती का कोट. अदायशा त्रिपाठी, नो लेगेसी सो रिच एज ऑनेस्टी. तो कोट बहुत सिंपल था, बट जो वैल्यू, जो वर्च्यू की बात की गई, ऑनेस्टी. यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि हाउ मच ऑनेस्ट यू आर, है ना, कितने ऑनेस्ट आप हैं. तो वो आपकी डिटरमाइन करेगी कि आपकी जीत होगी कि नहीं होगी. एंड थर्ड वॉज पल्लवीज कोट. ये मैंने परसों एक शॉर्ट बनाया था. जैक मा ने कहा था कि आज कठिन है, कल और ज़्यादा कठिन होगा. बट परसों जो है वो बहुत अच्छा दिन होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग कल शाम तक मर जाएंगे, है ना. तो वो बहुत अच्छा कोट है जैक मा का. तो दीज वर द 3 कोट्स विच वर अमेजिंग कोट्स. आई होप यू पीपल हैव लाइक्ड इट. एंड आप लोग भी आज अपने कोट्स, जो भी है लोग हैं, सब लोग देते रहिए. बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ आप लोग को भी सीखने को मिल रहा होगा, है ना. कीप डूइंग दैट. है आंसर राइटिंग में तो काम आएगा ही आएगा. स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को फ्रॉम द फ्रंट पेज. देखते हैं कि आपके फ्रंट पेज में ऐसी न्यूज़ है. तो न्यूज़ तो ऐसी नहीं है, लेकिन एक फोटोग्राफ था. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फोटोग्राफ एक माउंटेनियस रीजन का है और इसको लिखा गया है टेरेस कल्टीवेशन. तो आप सब जानते हैं टेरेस कल्टीवेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है. टेरेस कल्टीवेशन को स्टेप फार्मिंग भी कहा जाता है, याद रखिएगा. टेरेस कल्टीवेशन को स्टेप फार्मिंग भी कहा जाता है. और जैसा मैंने आपको बताया ना कि इसमें क्या करते हैं कि पूरे उसको डिवाइड कर देते हैं, माउंटेनियस रीजन को. इस तरीके के एक सीढ़ियां बना दी जाती है ना, इस तरीके से कर देते हैं स्टेप फार्मिंग के रूप में. तो इसमें क्या होता है कि पानी जो है ना, जैसे अभी क्या है, एक ऐसा स्लोप है, सपोज करो देयर इज अ स्लोप लाइक दिस. वेट फॉर अ मिनट. ओके, सपोज देयर इज स्लोप लाइक दिस एंड देयर इज अ स्लोप लाइक दिस. तो इसमें क्या है, पानी बहुत ही फोर्स से नीचे उतरता है. बट यहाँ पे क्या है, चूंकि ये मिल जाता है ना,
ये परपेंडिकुलर जो मिल रहे हैं, तो यहाँ से फिर पानी की स्पीड जो है वो घट जाती है ना। तो इस कारण से वो बहुत ज़्यादा वो अपने साथ ले नहीं जा पाता। तो ये माउंटेनियस रीजन में इरोजन को रोकने के लिए ये मेथड अपनाया जाता है। इसको बोलते हैं स्टेप फार्मिंग या फिर टेरेस फार्मिंग। इट इज़ यूज्ड इन द माउंटेनियस रीजन टू रिड्यूस द रन ऑफ, स्लो डाउन द रन ऑफ, है ना। वाटर का जो रन ऑफ है उसको स्लो डाउन करने के लिए होता है और इस कारण से इरोजन कम हो जाता है और जो माउंटेनियस रीजन में एरेबल लैंड है वो बढ़ जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये आपको समझ में आ गया होगा। पहली न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ पे आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। आज बता रहा हूँ बहुत अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं, बहुत अच्छे। कई लोग संडे का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, कई लोग संडे के दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भूल जाओ, बहुत अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं। सेकंड है केरला गवर्नमेंट टू प्रिपेयर ऑयल स्पिल क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। अब अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 2 ऑयल स्पिल्स हुए हैं केरला के ही कोस्ट में एंड बहुत वो शिपरेक्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं क्योंकि न केवल वो इकोनॉमिक लॉस हैं बल्कि इकोलॉजिकल लॉस भी हैं क्योंकि जो बायोटिक कम्युनिटी है या सपोज करो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है जो कि पानी के अंदर रह रही है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में अब शिपरेक्स के कारण केरला को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है कि आप प्रिपेयर करें एक ऑयल स्पिल कंटिजेंसी प्लान। अब आपको लग रहा होगा कि यार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्यों बोला है, तो जैसे कि आपको एक देखो नया फैक्ट मिलेगा अभी सीखने के लिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर हैंडलिंग क्राइसिस अराइजिंग आउट ऑफ द स्पिल्स ऑफ ऑयल एंड हैजार्डस सब्सटेंस। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अपने आप में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है फॉर हैंडलिंग क्राइसिस अराइजिंग आउट ऑफ द स्पिल ऑफ ऑयल एंड हैजार्डस सब्सटेंस एट द सी। पानी में होने वाले जो ऑयल स्पिल्स हैं या हैजार्डस सब्सटेंस का स्पिलेज है, उसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है फॉर हैंडलिंग दोस क्राइसिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और इसी कारण से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डायरेक्ट किया है स्टेट्स को कि वो नोटिफाई करें अपने प्लान विद वन रिसेंटली प्रिपेयर्ड बाय द तमिलनाडु। मतलब केरला को कहा है कि भाई तमिलनाडु ने रिसेंटली कंटीजेंसी प्लान प्रिपेयर किया है, आप उसी तर्ज पे आप प्रिपेयर करें अपना कंटीजेंसी प्लान, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि बात चल रही है ऑयल स्पिल्स की, तो बिल्कुल एक चीज आपको बतानी जरूरी है और ये आपको वो लोग नहीं बता पाएंगे जिन्होंने खुद प्रिपरेशन नहीं की है, जिन्होंने खुद एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया है। एक सब्सटेंस है, जब मैं 2017 में स्पेशली मेरा पीक चल रहा था प्रिपरेशन का, तो उसमें अगर आपने शंकर आईएएस पढ़ी है तो शंकर आईएएस में एक नाम आता है ऑयल जैपर। याद रखिएगा, दिस इज ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी है। ऑयल जैपर काहे के लिए है, ये इसी के लिए होती है कि जो वाटर में ऑयल स्पिल हो जाता है ना, मतलब ये सी में एंड ऑल, तो उसमें एक ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी है जिसको टेरी ने बनाया था। याद रखिएगा, टेरी ने डेवलप किया था एंड ये इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होती है जो कि क्लीन करती है ऑयल स्पिल्स को एंड ऑयली स्लज को जो कि पानी के ऊपर आ जाता है। इसमें क्या करते हैं, इट्स अ बायो रेमेडिएशन टेक्निक। अब बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है कि इसमें मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया का यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू रिमूव द कंटामिनेशन, ठीक है ना। तो इसको बायो रेमेडिएशन भी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी को ऑयल जैपर बोलते हैं और इसमें जो बनाया था इसको उसने टेरी ने बनाया था, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आपको कुछ नया डेफिनेटली सीखने को मिल ही रहा होगा। आगे मूव करते हैं। सेंटर अनाउंसेस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार फॉर साइंटिफिक अचीवमेंट्स। अब याद रखिएगा, सेंटर ने अनाउंस किए हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार क्या होते हैं, तो ये पद्म स्टाइल नेशनल अवार्ड्स हैं फॉर साइंटिफिक अचीवमेंट्स। पद्मा जैसे जैसे पद्मश्री दिया जाता है ना, वैसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जा रहे हैं फॉर साइंटिफिक अचीवमेंट्स। इसमें अलग अलग कैटेगरी के अवार्ड्स बनाए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो कैटेगरी बनाई गई है कौन कौन सी हैं, यस यहाँ पे पहली है द विज्ञान रत्न। विज्ञान रत्न कौन होता है, एम्स एट रिकॉग्नाइजिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इसमें विज्ञान रत्न दिया जाता है, जो कि इस बार किसको दिया गया है, जयंत विष्णु नार्लिकर को। याद रखिएगा, विज्ञान रत्न जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है, जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है विज्ञान रत्न, विच एम्स एट रिकॉग्नाइजिंग द लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन सेकंड है विज्ञान श्री। विज्ञान श्री इज अवॉर्डेड फॉर डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। डिस्टिंग्विश्ड वर्क अगर आपने किया है एनी फील्ड में तो विज्ञान श्री जैसे पद्मश्री दिया जाता है। देन विज्ञान युवा अवार्ड जो है वो यंग साइंटिस्ट अंडर द एज ऑफ 45 ईयर्स, 45 साल से कम के जो व्यक्ति हैं उनको विज्ञान युवा का अवार्ड दिया जाता है फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस एंड इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड विज्ञान टीम अवार्ड भी दिए जाते हैं जो कि हर साल दिए जाते हैं 3 से 4
के साइंटिस्ट के ग्रुप को, रिसर्चर्स को या इनोवेटर्स को। तो विज्ञान टीम अवार्ड इस बार जो मिला था वो CSIR की एरोमा मिशन को मिला था, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये एनालिसिस इस पार्ट में भी। आगे मूव करते हैं, अब आते हैं द शार्प रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय लोकपाल। अब अभी लोकपाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है रिसेंटली। क्यों रहा है? एक तो 7 BMW खरीदने के चक्कर में उन्होंने टेंडर फ्लोट किया जिसमें उन्होंने कहा BMW चाहिए 80-80 लाख की। मतलब मेंबर्स को और चेयरपर्सन को चलने में सरकारी जो गाड़ी चाहिए वो BMW चाहिए। अब आप समझें इस चीज़ को कि क्या चल रहा है भाई। जिस बॉडी को बनाया गया था करप्शन के केसेस को दूर करने के लिए, हालांकि इसको आप डायरेक्ट करप्शन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये आपकी डिमांड क्यों है एज अ सरकारी ऑफिसर, ये मुझे नहीं समझ में आ रही है। तो दूसरी चीज़ जो अभी सर्वे में पता चली वो ये पता चली कि लोकपाल के पास जाने वाले कंप्लेंट्स के नंबर बहुत ज़्यादा घट गए हैं, रिडक्शन देखने को मिला है। लोकपाल का आपको पता है कि दे हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शंस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर्स एंड इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इन सबके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस को ये देख सकते हैं, नंबर्स गिरते जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये आए कैसे थे ये, तो इसके लिए आया था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 में एक एक्ट आया था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, जहां पे लोकपाल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था टू डील विद द करप्शन केसेस, स्पेशली जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं वो अगर करप्शन कर रहे हैं तो उसके लिए ये बनाया गया था। 2016 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था। पहले इसमें जो लोकपाल को सेलेक्ट करने के लिए बॉडी थी उसमें एक लीडर ऑफ अपोजिशन लिखा हुआ था, बट चूंकि 2014 वाले इलेक्शन में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन था ही नहीं तो वो कह रहे थे हम लोकपाल नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हम कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये 2016 में अमेंडमेंट किया गया। अब लोकपाल का थोड़ा मैं बता दूं कंपोजिशन जो होता है उसमें एक चेयरपर्सन होता है और अप टू 8 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 50% जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। फिर जो मेंबर्स होते हैं उनमें से एटलीस्ट 50% SC ST OBC माइनॉरिटी एंड वुमेन होने चाहिए, है ना। टर्म्स जो होता है मेंबर्स का वो 5 साल या 70 साल होता है। अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, रिकमेंडेशन होता है सिलेक्शन कमेटी का। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज और सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम होता है, एंड वन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये होते हैं जो मतलब लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी है उसमें, ठीक है ना। एंड ये देख सकते हैं कौन कौन से केसेस, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट के भी केसेस है ना, याद रखिएगा। एंड मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप A, B, C, D ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सारे जुरिडिक्शन जो है वो लोकपाल के अंतर्गत हैं। बट ऑब्वियस बात है अब लोकपाल खुद ही अब BMW में चढ़ेगा तो कॉमन मैन से तो और दूर होता ही जाएगा ना। आगे मूव करते हैं, अगला है हैव ग्रीन क्रैकर्स ब्रॉट डाउन द पोल्यूशन। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्रैकर्स को बैन नहीं किया था दिल्ली में, बस कह दिया था कि ग्रीन फायर क्रैकर्स ही आप यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो ऑथर ने इसमें बोला है कि ग्रीन फायर क्रैकर्स क्या है। पहले तो आप समझ लो ग्रीन फायर क्रैकर्स जैसी कोई चीज नहीं होती है, इससे मिसनोमर। क्यों मिसनोमर क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ग्रीन का मतलब होता है कि या तो जीरो कार्बन एमिशन हो, है ना, या उसमें कोई स्मोक ना हो। ये सारी चीजें रहेंगी तभी आप उनको ग्रीन बोल। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप ग्रीन व्हीकल्स बोलते हो, क्यों? क्योंकि उसमें स्मोक नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलता, कार्बन एमिशन बिल्कुल कम होता है। तो आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो ये ग्रीन क्रैकर्स ने, और जिसने ग्रीन क्रैकर्स बनाए हैं मतलब नीरी यानी कि जो आपका नेशनल इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बनाए हैं ना ग्रीन क्रैकर, वो खुद इसको ग्रीन क्रैकर नहीं बोलता है, वो इसको एमिशन रिडक्शन रिड्यूसिंग क्रैकर्स बोलता है, रिड्यूस्ड एमिशन क्रैकर्स बोलता है, ठीक है ना। तो वो इसको ग्रीन क्रैकर्स नहीं बोलता, रिड्यूस्ड एमिशन क्रैकर, मतलब कि एमिशन तो हो ही रहा है ना, 30% ही कम हो रहा है ना, अकॉर्डिंग टू नीरी ये 30% कम हो रहा है एमिशन, तो इसको हम ग्रीन नहीं बोल सकते। तो पहले ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से इसको अचीव किया जाता है ग्रीन क्रैकर्स को। तो इसमें 3 चीजें यूज की जाती हैं, नीरी ने जो बताई है उसके अकॉर्डिंग 3 चीजें हैं। पहली है यूज ऑफ एडिटिव सच एज जियोलाइट, ZEOLIT जो लिखा ना जियोलाइट आपकी स्क्रीन में लिखा होगा, इट्स एडिटिव विच इज यूज्ड
देन सेकंड है वाटर रिलीजिंग मॉलिक्यूल सच एज बोरॉन बेस्ड रिएजेंट्स टू एक्ट एज डस्ट सप्रेसेंट, तो डस्ट सप्रेसेंट के रूप में बोरॉन बेस्ड रिएजेंट्स यूज करते हैं। एंड थर्ड है एडिशन ऑफ मेटेलिक कंपोजिट्स टू एनहांस कंबशन टेम्परेचर एंड इम्प्रूव कंबशन एफिशिएंसी, तो इसमें मेटेलिक कंपोजिट्स भी यूज करते हैं टू एनहांस द कंबशन टेम्परेचर एंड इम्प्रूव द कंबशन एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले जो ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स थे वो बैरियम नाइट्रेट से बनते हैं, एंटीमनी से बनते हैं, एंड ये सब बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसीजेस तो कॉज करते ही करते हैं, ये कैंसर तक कॉज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एक बॉम्ब बनाया गया था नीरी के द्वारा श्वास नाम से, है ना, श्वास, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि क्या बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल रहे, तो सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं रहे क्योंकि जो एयर क्वालिटी नॉर्मल में रहती है वही इसमें आ रही है। दूसरी चीज़, नीरी तो बोल रहा है कि 30% रिड्यूस्ड एमिशन है, बट वो चीज़ किसी बाहर एविडेंस से प्रूफ नहीं हुई है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं। गूगल्स AI फॉर ड्रग डिस्कवरी इज अ विन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब बता दूं आप लोग को, गूगल ने एक मॉडल बनाया है, AI मॉडल, जिसका नाम है C2S स्केल। याद रखिएगा, लिख लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ न्यू AI मॉडल प्रिपेयर्ड बाय गूगल, जिसका नाम है C2S स्केल प्रपोज्ड। इसने इस मॉडल का यूज करके रिसर्चर्स ने एक ड्रग बनाई जो कि पोटेंशियल कैंसर ड्रग कॉम्बिनेशन है ना, वो इस मॉडल ने ही सजेस्ट किया। तो ये देखो, जैसे लिख सकते हैं आप, C2S स्केल सजेस्टेड अ न्यू यूज फॉर silmitassertib which has improved the immune detection of early stage cancerous tumors। तो silmitassertib का यूज इसने किया, बताया C2S स्केल ने, और उसको नोट किया गया। रिसर्चर्स ने उसको टेस्ट भी किया और टेस्ट करने पे वो सही भी आ रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा C2S स्केल, याद रखिएगा गैमा फैमिली ऑफ ओपन मॉडल्स पे डिजाइन बेस्ड है, एंड ये मॉलिक्यूलर लैंग्वेज ऑफ सेल्स, इसमें सेल्स का डेटा स्टडी करके इसने ये कॉम्बिनेशंस जो है वो डिटरमाइन कर रहा है। C2S स्केल याद रखिएगा, ये साइंटिफिक ड्रग कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प्स एशिया रिटर्न, तो आप सबको पता है कि आसियान का समिट है, EAS यानी कि ईस्ट एशियन कम्युनिटी का समिट, ईस्ट एशियन उसका समिट है EAS का, एंड ईस्ट एशिया समिट जिसको हम बोलते हैं, उसमें 18 मेंबर्स हैं, मैंने बताया भी आपको। और आसियान का फॉर्मेशन 1967, ये भी बता चुका हूँ। 10 मेंबर थे अभी तक, ये बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस समिट में होने वाली है, इस बार 26 सालों के बाद एक नया मेंबर ऐड होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट ताइमोर या ताइमोर लेस्ते करके एक कंट्री होती है, वो इसका 11वां मेंबर बनने वाली है। तो याद रखिएगा, बड़ी चीज़ होने वाली है इस बार आसियान में, तो ये UPSC का एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन बन जाती है। 11th मेंबर के रूप में ईस्ट ताइमोर या ताइमोर लेस्ते ऐड होने वाला है, एंड डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे गए हैं। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि कहीं जाता ही नहीं है वो आदमी। एंड ये समिट कुआलालंपुर, मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाला है, एंड इट विल वेलकम ताइमोर लेस्ते या ईस्ट ताइमोर आफ्टर 26 ईयर्स। ये लास्ट मेंबर जिसने ज्वाइन किया था आसियान को, वो कंबोडिया था 1999 में, और ताइमोर लेस्ते ने 2011 में अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए। तो ये भी आप देख सकते हैं, चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, एंड दैट इज़ इट फॉर द डे। आज के एनालिसिस में इतना ही, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको, आई होप। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।